कास्ट के बच्चे जिनका इन विश्वविद्यालय में, जिनकी हालत में बता रहा हूं कि आज इतनी खराब हो गई, उसमें भी एडमिशन नहीं ले पाते, तो उनके पास खजाना है, वो लेकर जाते हैं अशोका और जिंदल में पढ़ने। आप जरा अपने आप से पूछो कि अशोका और जिंदल में हमारे बच्चे जा पाएंगे क्या? और हमारे पास लड़ाई का एक हथियार है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज जब मुझे यहाँ आया, मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमारे साथियों ने बताया कि यहाँ पर 200 से ज्यादा डॉक्टर हैं इस शहर के अंदर, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ने की तरफ ध्यान देते हैं। मैं एक बार एज ए प्रोफेसर सर्वे करने गया था बदायूं में। बड़े बड़े घर थे, 3-3, 4-4 फ्लोर के। और जब मैंने पूछा कि आपकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर कितनी है, तो वहां पर मुझे एक स्कूल टीचर मिला था पूरे गांव में जिसकी नौकरी थी सरकारी। मैंने कहा ये किस काम का है ये आपका बिल्डिंग? पढ़ाओगे नहीं अपने बच्चों को? साथियों, एक चीज अभी हमारे साथी ने जाति जनगणना की बात की, मैं एक चीज जो मेरे अंदर पीड़ा देती है, और मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए राम सिंह लोधी और श्याम यादव, इसको ऐसे लीजिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं किसी राम सिंह लोधी को नहीं जानता, मैं किसी श्याम यादव को नहीं जानता, दोनों के बीच झगड़ा हो जाए, पंचायत बैठे और उस पंचायत में न्यायाधीश हो मोहन शर्मा जी, फलाने पांडे जी, फलाने सिंह जी, वो पंचायत का परिणाम क्या निकलेगा? बंदर वाली हालत होगी या नहीं होगी? याद है बंदर की कथा, थोड़ी इधर से ले ली, थोड़ी उधर से ले ली, दोनों बंदर जो है। आज भारत की न्याय व्यवस्था से मैं ये सवाल कर रहा हूं और मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। अभी महेंद्र सिंह लोधी थे यहां पर। मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण 27% किया जाए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। एक सरकार आई थी, उसने लागू कर दिया, और लागू कर दिया तो वहां के उच्च न्यायालय ने क्या किया? स्टे लगा दिया। 1990 में, 91 में जब ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, 2 साल वहां पर स्टे लगा रहा। 1993 में आया कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर आएगा। उन जजों से पूछिए कि भारत के संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की चर्चा कहां पर है, मुझे बताओ। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पे आरक्षण की व्यवस्था की थी ना बाबा साहब ने, तो ये आर्थिक आधार कहां से आ गया? और 2 साल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर देखा, जो संविधान के प्रावधानों पर बनाया हुआ आरक्षण था। और जब ईडब्ल्यूएस आया तो इस देश ने देखा, कहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये कहते हुए उनको शर्म आती है कि ये सवर्णों का आरक्षण। आप मुझे बताओ, क्या वो आर्थिक आधार पर आरक्षण है? वो जनेऊ आरक्षण है, सवर्ण आरक्षण है वो। और मैं आपसे अपील करता हूं, आज से ईडब्ल्यूएस कहना बंद कर दीजिए कि ये वो सवर्ण आरक्षण है। अभी हमारे साथी जाति जनगणना की बात कर रहे थे, और हम 85% ऑलरेडी हैं, ये हम मानते हैं। तो भैया तुम 15% वालों ने 10% तो ले लिया, और क्या चाहिए? 15% ही आबादी बची होगी ना, हालांकि जनगणना हो जाए तो शायद वो 10% ही निकले। तो तुम्हारी 10% आबादी है, तुमने 10% अपना आरक्षण ले लिया, बाकी 90% हमें दो ना। और ये झूठ क्यों बोलते हो कि ये आर्थिक आधार पर आरक्षण है? आप मुझे बताइए, अगर वो सवर्ण आरक्षण नहीं है तो SC, ST, OBC उसको क्यों नहीं मिलता ये आरक्षण? और जब सुप्रीम कोर्ट में, मैं उसका पार्टी नहीं था, मैं उसमें भागीदारी कर रहा था, जब कोर्ट में जब वो कोर्ट में लड़ा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथी लड़ रहे थे। आप जरा एक चीज सोच कर देखिए, ये मानकर बैठे हैं कि 50% उनकी बपौती है, जबकि भारत सरकार का संविधान क्या कहता है? वो अनरिजर्व है।
तो अनरिजर्व में तुम्हारी बपौती कैसे हो गई भाई? उस 50% में जब तुमने 10% काटा तो SC ST OBC का हिस्सा भी कटा या नहीं कटा? अगर मेरे बच्चे मेरिटोरियस होते, हो सकता था वो उसमें सेलेक्ट हो जाते उस 10% में। तुमने मेरा हिस्सा क्यों काटा? हमारे किसी नेता ने ये सवाल नहीं पूछा। ये दिक्कत है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी एक समझ है, सोशल जस्टिस की सारी लड़ाई अगर हम कहीं जाकर हारते हैं, पॉलिटिकली तो हमारी आबादी है, कई बार हम इकट्ठा हो जाते हैं, नेताओं पे प्रेशर बनाते हैं, तुम्हें हरा देंगे ये कहते हैं, तो वो जब उनको लगता है कि उनकी सत्ता हिल रही है तो वो कई बार कुछ चीजें हमें दे देते हैं। हम जाकर हारते कहां हैं? इस देश के न्यायालयों में जाकर हम सारी लड़ाइयां हारते हैं। तो मैंने जो कहा कि जब तक अब हम लोग ये अगली लड़ाई के रूप में नहीं लेंगे कि न्यायालयों में हमें आरक्षण चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक चाहिए, तब तक आप इस देश को समरस और सबके लिए बराबर का नहीं बना सकते। एक बात, मैं एक नए चीज की तरफ कई बार लोगों को नया ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग सामाजिक न्याय की बहुत बात कर रहे हैं, सारी लड़ाई लड़ी गई, बहुत सारे साथी आएंगे, डिटेल्स भी देंगे। यह भी कहा जाता है कि अरे कितने दिनों तक आरक्षण लेंगे? 10 साल कहा था बाबा साहब ने, 10 साल कहा था, और जो आरक्षण 1953-54 में लागू होना चाहिए उसको आप लागू करते हो लाकर कब? कई सारे विभागों में प्रोफेसर्स की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था 2007 में की गई है। कोई ये सवाल नहीं पूछता, इस देश का मीडिया कोई इस पे सवाल नहीं पूछता। जब ओबीसी को 1993 में इतने संकट के बाद तुमने रिजर्वेशन दे दिया, तो जो क्रीम नौकरियां थी वहां क्यों रोक दिया भाई? प्रोफेसर बनने से क्यों रोक दिया? इसलिए कि वो पढ़ लेंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे। सवालों से डरते हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने चीटिंग की है, इन्होंने समाज को धोखा दिया। उनको पता है कि जब ये लोग पढ़ लेंगे तो हमारे धोखे पर सवाल पूछेंगे, इसलिए वो पढ़ने नहीं देना चाहते। इसलिए हम सबको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। अभी जाति जनगणना की बात हो रही है, मुझे कहना नहीं चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। एक चीज बताइए, जब जाति जनगणना होगी तो क्या केवल हिंदुओं की जातियां गिनी जाएंगी? क्या ओबीसी में मुस्लिम समाज आता है या नहीं? जो लोग ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि ओबीसी की बहुत सारी, मुसलमानों की बहुत सारी जातियां ओबीसी में आती है। तो जब आती है तो जाति जनगणना में उनकी गिनती क्यों नहीं होगी? ये झूठ क्यों फैलाया जाता है? और कौन फैलाता है? देश का प्रधानमंत्री। क्यों भाई? आप नहीं करना चाहते जाति जनगणना। और दूसरी बात, हम लोगों को आपस में जो चिंतन करने की जरूरत है। हमारे कई साथी कहते हैं कि जाति, जो SC ST OBC वर्ग के लोग कहते हैं कि जाति जनगणना से देश बच जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, आज बड़ा मिला हुआ है क्या? आज मिला हुआ है? अगर मिला हुआ है तो सबका सरनेम क्यों है? हटाओ ना। हम फलाने यादव, फलाने कुर्मी, फलाने सिंह जी, फलाने शर्मा जी, ये जब लगाते तो लोगों को जाति नहीं पता चलती इस देश में। जब जनगणना कर लेंगे तो पता लग जाएगा, तब देश बटेगा। आज यहां पर बैठे हैं, मुझे बताइए 80% लोगों के नाम में सरनेम लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? तो सरनेम लगा हुआ है तो जाति छुपी हुई है क्या उसमें? तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? किससे झूठ बोल रहे हो? ये हमको समझना है। आपको पता है, जाति जनगणना जिस दिन इस देश ने करा लिया, और एक चीज और बता दूं, जाति जनगणना तो हो ही रही ना। क्या SC ST की काउंटिंग नहीं होती? बताए ना आपको, SC और ST की काउंटिंग के बाद वो बताया जाता है, हवा में नहीं है वो। आप जब आज भी जब जाति जनगणना की जाती है तो SC और ST की आबादी पता लग जाती है, उसमें कॉलम में भरवाया जा रहा है। तो एक और कॉलम जोड़कर जाति निकाल देने से क्या आफत आ जाएगी? आपको लगता है कि ये हमें पता चल जाएगा कि फलाने जाति के लोग इतने हैं, फलाने जाति के इतने लोग हैं, तो क्या हम अगले दिन से दंगा करने लगेंगे? अभी हमें नहीं पता।
1931 के जनगणना में क्या नहीं बताया गया था कि 52% ओबीसी की आबादी है, और उसके बावजूद भी हम 27% पे खुश हैं। मैं साथी एक और बात कहना चाहता हूं। अंग्रेजों ने एक बात कही थी। अंग्रेजों ने यह कहा था कि भारत की एक ऐसी जाति है, ब्राह्मण समाज, जिसके अंदर न्याय बुद्धि का अभाव है, और वो जाति हम इस समाज को लीड करती है, तो इस समाज का विकास न्यायिक तरीके से नहीं हुआ होगा, ये इसमें कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। और हम लोग कितने उदार हैं, मैं वो बताना चाहता हूं। एक संविधान मनु महाराज ने बनाया था, है ना, मनु महाराज का संविधान। मनु महाराज के संविधान में मनु महाराज कितने न्यायविद थे, जरा देख लीजिए। उसमें दलितों की, शूद्रों की क्या स्थिति बताई थी उन्होंने। और हम लोग कितने न्यायविद हैं। जब हमारे नेता को संविधान बनाने के लिए दिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर को, उन्होंने किसी की जाति, क्षेत्र, धर्म, चेहरे देखकर कोई बेईमानी नहीं की। उन्होंने एक साथ कहा कि सबको एक वोट का अधिकार देंगे, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, उसकी आमदनी 100 रुपये हो, उसकी आमदनी 1 लाख रुपये हो, वो प्रोफेसर हो और वो रिक्शा चलाने वाला हो, सब इस देश का नागरिक है। और आप जानते हैं, अमेरिका जैसे देश में, मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं, जिस अमेरिका के विद्वता की और आगे बढ़ने की बड़ी चर्चा होती है, उस अमेरिका में स्त्रियों को 100 साल लगा था वोटिंग का अधिकार लेने के। 100 इयर्स के बाद वहां की स्त्रियों को वोटिंग का अधिकार मिला। तो बाबा, हम लोग कितने उदार हैं। अगर हम उदार नहीं होते, आप एक साथ में एक चीज इसको कहता हूं, आप रिवर्स कर लीजिएगा। अगर एक फर्ज करते हैं 85% आबादी उनकी होती और 15% हमारी होती, फिर क्या होता? मैं बोलूंगा नहीं, आप समझ लो। आप रह पाते इस देश में? तो इस उदार है ना हम। उसके बाद भी जातिवादी किसे कहा जाता है? हमें। आप जाति की बात करोगे तो कहेगा जातिवादी। उनसे पूछो, जाति हमने बनाई थी क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का डिवीजन हमने किया था क्या? जब तुमने किया और जब हम तुम्हें ही बताने लग गए तो परेशानी हो रही है। ये बहुत सारी बातें साथियों, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, लास्ट बात कहूंगा। बातें हैं, ये सारे मुद्दे हमने बताए। एक चीज, एक पॉइंट और माफी चाहता हूं, मैं जोड़ लेता हूं, उसके बाद उस पे आऊंगा। नौकरियों में आरक्षण की बहुत बात हुई। इस देश में सारी लड़ाई किस बात की है? संसाधनों के बंटवारे की लड़ाई। भारत की सरकार साल भर में जितने पैसे कमाती है उसको कैसे बांटती है, उस चीज की लड़ाई है। और अभी तक हमने, सामाजिक न्याय के नेताओं ने, हमारे राजनेताओं ने, पॉलिटिशियंस ने एक लड़ाई लड़ी नौकरियों में आरक्षण की, और 75 साल से लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी जो उन्होंने दिया 27% ओबीसी नहीं मिला, आज तक पूरा नहीं हुआ, 21-22% पे अटके हुए हैं। एससी का थोड़ा पूरा हो गया है, लगभग 15% के आसपास वो पहुंच रहे हैं कई जगह पर। एसटी की हालत तो आज भी बहुत खराब है। एक लड़ाई की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। आपको पता है, एक साल में एक आंकड़ा दे रहा हूं, जो साथी मुझे बताया गया कि काफी समाज पढ़ा लिखा है, तो उस जरा ध्यान से सुनिएगा और जरूर इस बात की चर्चा होनी चाहिए। नौकरियों में साल भर में, एक साल में कुल भारत सरकार का खर्चा 17 लाख करोड़ का होता है। कितने का? 17 लाख करोड़। 50% हमारा रिजर्वेशन है।
तो इसका मतलब सारे SC ST OBC के परिवारों में साल भर में भारत सरकार के खाते से 8.5 लाख करोड़ रुपया जाता है। 8.5 लाख करोड़ रुपए ले जाते हैं। आपको पता है ठेका में कितना जाता है? ठेकेदारियां जो होती है भारत सरकार के अंदर और राज्य सरकार के अंदर, वो कुल 68 लाख करोड़ रुपए का है। मतलब पेंसिल से लेके, पेन से लेके और सड़क बनाने तक 68 लाख करोड़। मैंने एक आंकड़ा निकाला, ओबीसी का तो उपलब्ध ही नहीं है क्योंकि ओबीसी को उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। SC ST का 4% रिजर्वेशन है। मैं बताता हूं, आप में से शायद बहुत सारे साथी ना जानते हो। भारत सरकार ने 2006 में एक प्रावधान किया था कि जितने छोटे उद्योग हैं उसमें, मतलब जो ठेका जाएगा भारत सरकार का, उसमें से छोटे उद्योगों वालों को 20% उसमें रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब 68 लाख करोड़ रुपया जैसे मैं बता रहा हूं, उसका 20% उन उद्योगों को जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि उसका 4% SC ST को भी दे, वैसी कंपनियों को वो ठेका मिलेगा जिसके मालिक SC ST हैं, और 3% महिलाओं का किया गया। आपको पता है जब ये आंकड़ा बाहर निकल कर आया तो कितने हजार करोड़ का ठेका हमारे परिवारों को जाता है, SC ST परिवारों को? 2022 में 68 लाख करोड़ रुपए में से मात्र 1400 करोड़ रुपया SC ST परिवारों को जाता है। किसके? आप कैसे अमीर हो जाओगे? आप कैसे लड़ लोगे उनसे? ओबीसी का तो डाटा ही नहीं है। अब आप जरा सोच कर देखो। तो ये सारी बातें, मैं अब लास्ट एक बात कह रहा हूं क्योंकि ये लड़ाई भी हमको लड़नी चाहिए कि सरकारी ठेके में हमारा 50% आरक्षण करो। ऑलरेडी आपने 4% कर रखा है ना, तो 4% जब कर रखा है तो उसको 15 और 7.5 SC ST 22.5% क्यों नहीं होगा? और जब SC ST का है तो ओबीसी का क्यों नहीं होगा? महिलाओं का भी 3% कर रखा है, ओबीसी का भी करो। लास्ट बस 1 मिनट लूंगा, ओबीसी का भी करो। 50% चलो, ओबीसी का 27% ही देते हो, तब भी तो 34 लाख करोड़ रुपया हमारे परिवारों में आएगा, जो आज मात्र 1400 करोड़ आता है। ये लड़ाई तो हमने शुरू ही नहीं की। बात यही है कि करें क्या। एक चीज देखिए, ये बड़ी सामान्य सी बात है। हमारी आबादी ज्यादा है तो हमारे आपसी झगड़े भी ज्यादा होंगे। परेशान नहीं होना चाहिए उस बात के लिए। जहां पर ज्यादा हो जाता है ना, फिर वो आपस में लड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, अभी इंग्लैंड जाओ आप, वहां पर 5 बुंदेलखंडी मिलेंगे तो आप पांचों एकदम घनघोर मित्र हो जाओगे, एकदम पांचों मिलकर रहोगे। और 3 साल के बाद अगर वो 5000 हो गए तो फिर थोड़े झगड़े शुरू हो जाएंगे, थोड़े गुटबंदियां शुरू हो जाएंगी। तो वो बहुत कॉमन सी बात है। मैं केवल ये प्रपोज करना चाहता हूं, संगठन जितनी मर्जी बनाओ, जातियां हैं उनको तोड़ो, जमात की बात करो, लेकिन एक चीज तो कर सकते हैं ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर कुछ सर्टेन लड़ाइयां तो मिलकर लड़ सकते हैं। हमको 85% आरक्षण चाहिए, इसमें किस बात का झगड़ा होगा? 68 लाख करोड़ में 34 लाख करोड़ रुपया चाहिए, इसमें किस बात का झगड़ा होगा? ये तो समझ बना सकते हैं। ये करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप सबने ध्यान से सुना। जय भीम, जय संविधान।